चैप्टर देखेंगे पॉलिटी का, जिसका नाम है गवर्नमेंट। मीन्स ये तो यूनिट का नाम है गवर्नमेंट। इस यूनिट के अंदर थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि गवर्नमेंट मीन्स सरकार। गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट हर कंट्री को ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो स्कूल्स बनवाती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है, एजुकेशन के लिए रोड्स बनवाती है, ट्रांसपोर्ट के लिए। साथ में अगर कुछ चीज़ महंगी हो रही है, कोई सब्जी महंगी हो रही है तो उसके प्राइसेस को कंट्रोल करती है। देन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। उसके अलावा ही वो लोग बहुत सोशल सर्विस भी करती है, जैसे कि आपको पोस्टल सर्विस, रेलवे सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो गरीब होते हैं उनको खाना देना या उनकी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और पूरी करती है। साथ में इन सब ज़रूरत के अलावा और बहुत सी चीज़ें सरकार करती है जो कि हम गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कि हमको हमारी कंट्री को बाहर जो दूसरी कंट्रीज है उनसे फ्रेंडली रिलेशंस रखना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ इंटरनेशनल रिलेशंस की जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना। साथ में आप जो हमारी टेरिटरी है उसको सेव करना, जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारे पीपल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना दूसरी कंट्रीज़ के जो टेररिस्ट आते हैं उनसे। और हमारी जो गवर्नमेंट का ये काम है, जो हम इस कंट्री में रहते हैं या जो भी जिस कंट्री में रहते हैं उन लोगों को वो सेव करें, सिक्योर फील करवाए, ये सब चीज़ गवर्नमेंट का काम है। साथ में ही मान लो कि कोई आपदा आ गई, जैसे कि कोई सुनामी आ गई या कोई अर्थक्वेक आ गया, तो ऐसे में जो लोग प्रभाव होते हैं इससे, जिनको एक दूसरे से छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब आपदा कोई भी हो सकती है, या सूखा पड़ सकता है, या बाढ़ आ सकती है, या अर्थक्वेक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब जिम्मेदारी उनको लोगों को सही जगह पहुंचाना, उनको खाना खिलाना, उनको उनकी देखभाल करना उस हार्ड टाइम्स में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो टेक केयर करते हैं कि जो भी लोग रहते हैं हमारे कंट्रीज में, हमारी टेरिटरी है, जो जिस कंट्री के जो हमारे लोग हैं, जो हमारी टेरिटरी है उसके अंदर लोग सिक्योर फील करें और सब आराम से मिलजुल के रह सके। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट का काम होता है मेंटेन करना। और मान लो कि चलो हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड तो कर रही है ये सब चीज़ें, बट मान लो कि कोई लड़के ने या किसी ने कोई क्राइम कमिट कर दिया है, तो ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसको सजा दिलवाए और उसको कोर्ट में पेश करे। तो जो कोर्ट होते हैं वो भी गवर्नमेंट के ही पार्ट होते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हर चीज़ का ओवरऑल डेवलपमेंट का ध्यान रखते हैं और लोगों को मदद करते हैं उस कंट्री में रहने के लिए, उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं। और ये सब बेसिक चीज़ है जैसे जो हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट को क्या क्या करना पड़ता है और गवर्नमेंट कैसे चलती है। तो हम आगे देखेंगे कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट इतने सारे काम करती है, लोगों को बचाना आपदाओं से, दूसरी कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखना, उनसे बातचीत करके फिर जो क्राइम कमिट करते हैं उनको पनिशमेंट भी देना, आइडेंटिफाई करना कि वो लोग ही उसी पर्सन ने कमिट किया है। तो इन सब चीज़ों के लिए हर एजेंसी रिक्वायर होती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम जो लोग हैं एक कंट्री में रहते हैं, टेरिटरी में रहते एक दूसरे से बात करते हैं, साथ में रहते हैं, तो इस चीज़ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। वो ही ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हमारे पीपल को, हमारे जो टेरिटरी में रहते हैं लोगों को। तो इसी चीज़ के लिए हमको एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ताकि हम सेफ फील सिक्योर करें और सब मिलजुल के रह सके और झगड़े ना हो और कुछ डिस्टर्बेंस ना हो इंटरनल। तो गवर्नमेंट हमको इंटरनल डिस्टर्बेंस से भी बचाती है और जो आर्म रेबेलियन बाहर से होता है या कोई टेररिस्ट आता है उनसे भी हमको सिक्योर कराती है। तो ऐसे हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक वो तीनों अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके जो एरिया होते हैं काम करने के वो लिमिटेड होते हैं। जैसे कि 3 लेवल होते हैं, उसमें फर्स्ट लेवल है लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि आप कोई भी गांव में रहते हो या कोई भी टाउन में रहते हो या कोई भी आपके म्यूनसिपैलिटी में रहते हो, तो ये जहाँ पे उस एरिया में जो काम करती है लोकल बॉडीज उसको वो लोकल लेवल गवर्नमेंट में आती है। वो सब चीज़ें लोकल लेवल अथॉरिटीज देखती है। और दूसरे लेवल जो स्टेट लेवल होता है, स्टेट लेवल मीन्स कि मान लो कि आप गुजरात से बिलोंग करते हो, तो आपकी जो पूरी गुजरात को और गवर्नमेंट
देखेगी, आपको ऑथोराइज करेगी, अथॉरिटी करेगी, आप पे ऑर्डर करेगी, वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है। जैसे कि आप गुजरात में हो तो पूरे गुजरात को कंट्रोल करेगी, अगर आप असम में हो तो पूरे असम को कंट्रोल करेगी, और अगर आप महाराष्ट्र में हो तो वो पूरे महाराष्ट्र को लॉज एंड ऑर्डर से बनाएगी, और वही लॉ ऑर्डर जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी वो लोकल बॉडीज को भी फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि दोनों में कोऑर्डिनेशन रहे। और थर्ड लेवल होता है सेंट्रल लेवल, मीन्स नेशनल लेवल, जो कंट्री के पूरे कंट्रीज को जैसे कि इंडिया है, इंडिया में जो सेंट्रल लेवल होगा वो पार्लियामेंट, मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड करते हैं। तो जो नेशनल लेवल गवर्नमेंट है वो सबसे हाई लेवल पे है, देन बीच में स्टेट गवर्नमेंट आएगी, देन लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल पे काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे काम करती है, और नेशनल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे काम करती है, ताकि वही जो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट होती है वही दूसरी कंट्री के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशंस और इंडिया को रिप्रेजेंट करती है कि हमारी कंट्री ऐसी है, हमारे कल्चर्स, हमारे रिलीजन, उन सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमको रिप्रेजेंट करती है। तो हमने ये देखा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम आगे भी और विस्तार से देखेंगे और जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर, आने वाले चैप्टरों में कि लोकल गवर्नमेंट्स में कौन कैसे बॉडी काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे काम करती है। तो हमने अभी तक देखा कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट क्या काम करती है, गवर्नमेंट कैसे सिक्योर करती है राइट्स सिटीजन्स के, लोगों के, और गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट के अंदर कितने लेवल्स हैं। अब हम देखेंगे लॉज एंड गवर्नमेंट, लॉज ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें ये है, कुछ नहीं, बेसिक चीज़ ये है, लॉ गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, उसके साथ ही उसको गवर्नमेंट को सिटीजन्स की देखभाल भी करना पड़ता है। बट अगर गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाएगी, मान लो कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना जरूरी है, तो ये एक लॉ है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और आप 18 ईयर्स की होनी चाहिए कम से कम गाड़ी चलाने के लिए। बट अगर आप ये चीज़ लॉ फॉलो नहीं करते हो तो गवर्नमेंट आपको पनिश भी कर सकती है, और उसके पास ये राइट भी है कि लॉ इन्फोर्स कराने के लिए, कि वो आपको पनिश करके आपको फाइनेंशियली आपका जो फीस चार्ज करके आपको ये बताए कि आप लॉ फॉलो कीजिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट लॉज बनाती भी है और उसको इन्फोर्स भी कराती है। अगर वो लोग फॉलो नहीं करते हैं तो उसको पनिश भी करती है। और मान लो कि कोई पर्सन ए है, उसको कोई चीज़ में जॉब मिली है, बट अगर उसको गवर्नमेंट उसके कास्ट, जेंडर या उसके रिलीजन को देख के अगर मना करती है उसको जॉब में लेने से, तो ये भी गवर्नमेंट का वायलेशन ऑफ द राइट होगा वो उस पर्सन ए के लिए। तो जो पर्सन ए है वो कोर्ट में जा सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि उसको उसकी बेसिक राइट से छीना जा रहा है और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ जा रहा है। तो ये हम गवर्नमेंट कुछ लॉज है, कुछ राइट्स है जो गवर्नमेंट को भी मिलते हैं, और कुछ है जो सिटीजन को भी मिलते हैं, जो अनजस्टिस होता है। तो हमने देखा लॉज एंड द गवर्नमेंट। और हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, चैप्टर में 2 तरीके के गवर्नमेंट डिस्कस किए हैं, एक डेमोक्रेसी एंड देन मोनार्की। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी में लोगों की चलती है, लोग जो हैं वो अपने लीडर्स इलेक्ट करते हैं इलेक्शन से। जो लीडर इलेक्ट होकर आते हैं वो पूरे कंट्री के जो पीपल है, लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन होता है उनका, तो वो हमको रिप्रेजेंट करके पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो ये डेमोक्रेसी आती है जो लोगों के थ्रू लीडर्स आते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, सीएम हो गए, तो ये सब इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होकर इंडिया में जो यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है वहाँ पे आते हैं। दूसरी तरफ मोनार्की में क्या होता है, वहाँ पे लोगों की नहीं चलती, वहाँ पे किंग या क्वीन होते हैं जो सुप्रीम लीडर होते हैं, और वही लॉज रूल्स बनाते हैं उस कंट्री के लिए। और वो मोनार्की सिस्टम में कम ही लोग होते हैं जो पूरी कंट्री को हेड करते हैं। तो वो ये चीज़ भी होती है कि उस कंट्री में, और डेमोक्रेसी चीज़ भी कंट्री में होती है। तो आप मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आप मुझे आंसर बताइए, कौन से टाइप ऑफ गवर्नमेंट चूज करेंगे, या तो डेमोक्रेसी या फिर मोनार्की। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप कमेंट में, और क्यों आप चूज करेंगे उसका रीजन भी दीजिए। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जैसे मैंने आपको कहा कि जो लोग होते हैं उस कंट्री के वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स थ्रू इलेक्शंस। तो अब हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पहले तो थी नहीं, तो कैसे आई? तो आपको भी पता है कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसे हमारी जो कंट्री है वो 1947 में आज़ाद हुई, तो उसके पहले तो हमारे ऊपर ब्रिटिश जो कि मोनार्क सिस्टम फॉलो करती है, जो कि रूल इंग्लैंड से फॉलो होते थे और यहाँ पे इंडिया में फॉलो करवाए जाते थे। तो हमने उस चीज़ को अपने रिवॉल्यूशनरी लीडर्स के थ्रू उनके हेल्प की वजह से हमने हमारा फ्रीडम पाया ब्रिटिशर्स से, और हमने
बहुत सारे सालों बाद लगभग 200 साल बाद हमने हमारी फ्रीडम जीती, उनसे हमने अपने राइट्स लिए और हमने अपना जो देश है वो 1947 में उनसे फ्री किया और हम इंडिपेंडेंट हुए। तो हमारा भी जो डेमोक्रेटिक बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है और बहुत बहुत दर्दनाक भी है। उसमें बहुत से लीडर की जान भी गई और बहुत खून के बदले हमको ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस मिला है और हमको आज़ादी मिली है। तो हमको इस चीज़ की इज्जत करनी चाहिए। हमको कभी भी ऐसे मतलब हल्के में नहीं रहना चाहिए कि हमारी जो पूर्वजों ने जो हमारे लिए खून बहा है, जो उनकी कुर्बानी दी है, वो हम वेस्ट नहीं आने चाहिए। जैसे भगत सिंह हो गए, गांधी जी हो गए, नेहरू हो गए, अम्बेडकर जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई लीडर हैं जिनके बारे में हमको पता भी नहीं है, बट उन्होंने अपने देश के लिए लड़ा और हमको आज इंडिपेंडेंट किया और हम आज इंडिपेंडेंट कंट्री में रह रहे हैं, जो कि हम अपने राइट्स, अपने जो अधिकार है वो हम खुद ले सकते हैं, हम उस पर ले सकते हैं। तो ऐसे ही ऐसे ही कुछ और भी मूवमेंट्स थे, जैसे कि एक मूवमेंट है जो यूनिवर्सल एड्रेस सफेद है। जैसे कि जब पुराने टाइमों में जो गरीब लोग होते थे, जो वुमेन्स होती थी, जो बच्चे होते थे और जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको अलाउड नहीं था इलेक्शन में वोट करने के लिए। जो पढ़े लिखे और इनको अलाउड था इलेक्शन में वोट करने के लिए, जो पढ़े लिखे होते थे, जो मैन होते थे, उन्हीं को ही अलाउड था इलेक्शन में वोट करने के लिए। तो ये फिर एक धीरे धीरे मूवमेंट शुरुआत हुई कि मांग उठी कि जो वुमेन्स है, जो बच्चे हैं और जो पढ़े लिखे नहीं है बट वो भी काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो उनको भी हक होना चाहिए इलेक्शन में वोट करने का। जो वुमेन है वो भी कैपेबल है उतनी ही जितने मैन कैपेबल है, तो उनको भी वोट करने का अधिकार होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके ऐसे यूनिवर्सल एडेड सफेज आया है, जो कि ये है लॉ, जो कि राइट टू वोट का लॉ है, जो इसमें एक पर्टिकुलर एज के ऊपर जो लोग होंगे वो इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। वो कोई भी इलेक्शन हो, या तो लोकल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे। तो ये एक मूवमेंट है जो कि लोगों ने लड़ी और जीती, अपने वुमेन्स ने, पुअर ने अपने राइट्स जीते और आज हम सबको अलाउड है, वो भले इलिटरेट हो, एजुकेटेड ना हो, वो वुमेन्स हो या बूढ़ा आदमी हो, सबको अलाउड है आज वोट करने के लिए, ताकि जो कंट्री के लोग हैं वो सही से रिप्रेजेंट हो सके और सही से अपना लीडर चुन सके इलेक्शन में। दूसरी चीज़ जो वुमेन सफेज मूवमेंट है, जैसे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं था, तो वुमेन्स ने लड़ा, अपनी हक की लड़ाई लड़ी। यूएस और यूके जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहाँ पे, क्योंकि इंडिया जो इतना पीछे था, बैकवर्ड था, तो यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो धीरे धीरे वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ राइट टू वोट के लिए। उन्होंने बताया कि जब वो मैन वॉर में गए तो वही वुमेन, उनके जो पार्टनर्स थे वुमेन, उन्होंने ही जो मैन काम करते थे उतनी कैपेबली वही काम किया। तो उन्होंने बताया कि हम भी उतने कैपेबल हैं जितने मैन हैं, तो हमको भी राइट टू वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तो ऐसे करते करते जो यूएसए में जो वुमेन्स हैं उनको 1920 में राइट टू वोट का अधिकार मिला और जो यूके की वुमेन है उनको 1928 में राइट टू वोट का अधिकार मिला। तो ये था वुमेन सफेज मूवमेंट। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसमें चैप्टर में 2 मूवमेंट की बात की है। तो यूनिवर्सल एडेड सफेज जो कि हर लोगों को राइट देता है वोट करने के लिए, एक पर्टिकुलर एज से ऊपर के लोगों को लिए। और दूसरी चीज़ जो वुमेन्स ने वर्ल्ड वॉर के आसपास लड़ा, वुमेन अपने राइट को हासिल करने के लिए, राइट टू वोट के लिए। तो ये था गवर्नमेंट के अंदर इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और ये था इस चैप्टर में। टिल देन तो थैंक यू बच्चों, आपको आई होप कि आपको ये समझ में आया हो और आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।